नमस्कार निश्लेष जी, G28 में फिर से आपका स्वागत है। अब पुरानी चर्चा को आगे जारी रखते हुए मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगी निश्लेष जी, हम नक्सलवाद के बारे में बहुत सुनते हैं, पर असल में नक्सलवाद है क्या? जी, आप ऐसे समझिए कि सदियों से जो लोग प्रताड़ित समूह रहा है और जो विकास से कोसों दूर जो क्षेत्र हैं अपने देश में, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मकान नहीं है, रोजगार नहीं है और वहाँ पे जुल्म है। जी, जुल्म है जी। तो कई स्तर के जुल्म है। एक तो साहूकारों ने कर्जा दिया, वो सूद में पता नहीं मकान लिखा लेते हैं। कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कई इलाकों में, मैं ऑन द कैमरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन लोग घर भी लिखा लेते हैं। और कई इलाके हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जहाँ की पत्नियों को भी उठा के ले जाते हैं, साथ में बच्चों को ले जाते हैं सिक्योरिटी में। ऐसे भी इलाके हैं और उनके खिलाफ अगर कहीं पे कोई जाना चाहे तो वहाँ पे दुर्भाग्यवश कुछ कर्मचारी पुलिस के, कुछ अधिकारी और कुछ ऐसे लोग, समाज में आपको पता है हर जगह अच्छे लोग नहीं है, कुछ गंदे लोग भी हैं, उनसे उनका पाला पड़ता रहता है अक्सर। तो जो अवक्षित क्षेत्र है वहाँ पे जो जुल्म हुए हैं व्यक्तिगत स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, वो एक मजबूरी जब सहने से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे लोग हथियार उठाते हैं और अपने देश के कानून में हथियार उठाने वाले को बागी कहते हैं। और जो बागी है उसके लिए लौट के आना बड़ा मुश्किल है घर वापस। तो अब क्या है कि जो ऐसा इलाका आप देखो कि जहां जहां पे जमीन से जुड़ी समस्याएं रही, जहां जहां पे माइनिंग की प्रॉब्लम है, जहां जहां पे विस्थापन की समस्या है, नक्सलवाद वही है। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक तरह से समाज से सताए हुए जो लोग हैं, जो 20 साल 30 साल 40 साल पहले सताए गए, उसमें से उसको नक्सलवाद कहते हैं। पर एक नक्सलवाद और एक आम सताए हुए आदमी को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट मैडम क्लियर है। एक आम आदमी जो सहता जा रहा है उसकी सहने की क्षमता शायद ज्यादा हो। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो स्पष्ट है कि जिसके पास अल्टरनेटिव है, एक पढ़े लिखे लोगों के पास अल्टरनेटिव है, एक रिसोर्स एरिया जहाँ पे है वहाँ पे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बहुत सारे हैं। बट जो लोग ऐसे हैं जहाँ पे अल्टरनेशन है, अल्टरनेटिव नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, पढ़े लिखे लोग कम, रोजगार की व्यवस्था नहीं, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, परिवार सुरक्षित नहीं है, खुद सुरक्षित नहीं है, ऐसा वातावरण जब समाज में बना आजादी के बाद, कुछ तो विकसित क्षेत्र हो गए, कुछ अविकसित रहे। और आज भी ऐसे कई इलाके मैडम, आपको आश्चर्य होगा, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे इलाके और आंध्र के कुछ इलाके जहां आज सड़कें नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पे अब भी दुर्भाग्यपूर्ण से जो व्यवस्था हुई वो भी उन तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए बीपीएल कार्ड्स भी उनके पास नहीं है। उन इलाकों में बीपीएल कार्ड्स भी बनाने मुश्किल होते थे। तो अभी क्या है कि फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, जितनी सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, इसमें भी अगर वाउचर दे दे, एक अलग विषय है, हम अभी नक्सल पे चर्चा करते हैं। सुरक्षा कैसे दे सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो चर्चा का विषय ये है कि नक्सलियों को कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। मतलब G28 के माध्यम से जी, आप नक्सलवाद में कैसे सुधार ला सकते हैं? जी, हम G28 के माध्यम से जो हमारी टीम ने जाके देखा है, समझा है, उसमें क्या है कि जो बुनियादी, मैं व्यवस्था में परिवर्तन की बात हमेशा करता रहा हूं और हिमायती भी रहा हूं। जो आज प्रेजेंट सिस्टम है, जब हम स्पेशल पैकेज देते हैं, स्पेशल प्रिविलेज देते हैं कुछ राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य उनको स्टेटस अलग देते हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, उनका स्टेटस अलग है। तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन राज्यों के भीतर जो जिले हैं, अब लगभग 400-500 जिले, पता नहीं मुझे, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन लगभग 100 के आसपास ऐसे जिले तो कम से कम है, सैकड़ों की तादाद है उनकी, क्योंकि फिगर मुझे पता नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकता, जिसमें नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सिर्फ एक काम किया गया कि उनको सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया गया। नतीजा सिक्योरिटी पर्सनल भी मारे जा रहे हैं हमारे। बजट का उस राज्य का स्पेशल पैकेज जो जाता है वो सुधार के बजाय नक्सलियों पे को कमांड में करने के लिए उनके विभिन्न तरीकों को कैसे करके विफल किया जाए, उस अभियान में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना, किसी के पास कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि उनको मुख्य धारा में लाए।
मुख्य धारा में मैडम मैं 2 मिनट में आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुख्य धारा में हम ला सकते हैं, एक तो आम माफी की योजना रखनी पड़ेगी, एक निश्चित समय दी जाए और कोई जगह फिक्स नहीं हो, उसको जहां सुविधा हो वहीं जाकर के सरेंडर कर दे और उनको बसाया जाए। आप ये सोचो कि कोई आदमी आसमान से टपक गया हो तो उसको रहने की व्यवस्था करनी होगी, खाने की व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो सब सरकार को करनी चाहिए। और उसमें जब आप एक साथ सिंगल विंडो सिस्टम बनाते हैं, सारी सुविधाएं एक साथ आप उनको देते हो, मुझे नहीं लगता है कि नक्सली समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उनको मूलभूत सारी सुविधाएं दी जाए, मूलभूत सुविधाएं दी जाए और उसके लिए उनको दौड़ना नहीं पड़े, उनको ये नहीं हो कि फिर दोबारा हमको हथियार लेकर के आना पड़ेगा, तब फलाना अधिकारी सुनेगा, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, सैनिक बल हो, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। सिंगल विंडो सिस्टम देना चाहिए कि कोई आदमी हथियार लेके आता है, उसको उसी समय जितनी मूलभूत सुविधाएं दे दी जाए, उसी समय एक पॉइंट पे, उसको दूसरे दिन आने की जरूरत नहीं हो, उसको उसका अकाउंट खुल जाए बैंक में, उसको चेकबुक दे दिया जाए, उसको रहने के लिए एक जमीन दे दिया जाए, खेती करने के लिए जो खेती के लायक वो खेती करे, जो जिस लायक है वो उसको रोजगार दिया जाए या ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग रोजगार साथ दिया जाए। वो सब सिस्टम एक दिन में उनको करना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरे दिन फिर वीडियो के पास जाए, फिर बोले कल तो नक्सली था, फिर उसको गाली दे, नहीं तो फिर वो मुख्य धारा से वापिस चला जाएगा। आत्मविश्वास उनमें भरना पड़ेगा। हम समाज के दूसरे वर्ग के साथ है, भरोसा उनके अंदर होना चाहिए और उनको ये लगना चाहिए, उनको महसूस होना चाहिए कि ये लोग हमारे अपने, जिन पे हम हथियार लेके घूम रहे हैं, शायद किसी गलती का परिणाम रहा है कि वो नक्सली बने, लेकिन अब जब दोबारा वापस होना चाहते हैं तो उनको समाज से, सरकार से, व्यवस्था से उनको इतना सहयोग मिले कि उनको लगे कि वाकई इनके लिए जो सुविधाएं जिनके लिए वो हथियार उठाते थे, आज सारी सुविधा उनके पास है और बेखौफ होकर जिंदगी का बाकी हिस्सा जी सके। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अंदर ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर, और उसके लिए और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी सिंगल विंडो सिस्टम करना पड़ेगा। सारे डिपार्टमेंट को एक साथ खड़े होकर के एक जगह पे, उनके लिए ये नहीं करना पड़ेगा कि उनको दौड़ के कल दूसरा डिपार्टमेंट बुलाए, बैंक उनको 10 चक्कर लगवाए और पता चला कि पुलिस में उनको एनओसी लेना पड़ जाए, इधर से लेना पड़ेगा। उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए और बेहतरीन सुविधा उनके लिए पहले से रेडी कर दिया जाए, बाद में उनको सरेंडर कराया जाए। पर आप ये भी तो देखिए कि नक्सलवाद के साथ साथ हमारे जो सैनिक इसमें शहीद हुए, तो क्या ये उनके साथ एक अन्याय नहीं होगा कि हम उनको तो मूलभूत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पर जो इसमें मारे गए हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? मैडम, उसके लिए भी हम लोग के पास एक चिंतन है, क्योंकि जो देश के रक्षक है, जो समाज के रक्षक हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे पुलिस हो, या ऐसे बहुत सारी एजेंसियां, एनजीओ हैं और भी हैं। हम ये कहते हैं कोई अपने काम के दरमियान अगर मारा जाता है तो उसके परिवार को 100% सोशल सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, चाहे वो नक्सलियों के साथ वार्ता में मारा जाए, रोड पे आपने सुना होगा कि लैंड माइन ब्लास्ट बहुत होते हैं। जी बिल्कुल। लैंड माइन ब्लास्ट में गाड़ियां उड़ जाती हैं, उसमें लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग ज्यादा मारे जाते हैं। और चूंकि उनका जो बागी है उनके लिए समाज से भी उनकी बगावत है, जो उनको सुधारना चाहेगा उससे भी बगावत उनकी होगी। लेकिन हम जब भरोसा उनको दें कि जब आप आओगे तो नर्क से हम आपको स्वर्ग के द्वार पे खड़े हैं आपको लेने के लिए, और आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं उस तरीके से कि आपको कहीं जाने की जरूरत है, सारी सुविधा आपके पास आएगी। और आपको बताएं, गवर्नेंस में ये बहुत जरूरी है कि जुडिशरी आपके द्वार होना चाहिए, एक्सिक्यूटिव आपके द्वार होना चाहिए, लेजिस्लेचर आपके द्वार होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो आपको उसके घर तक पहुंच के देना चाहिए। गवर्नेंस का ये सिस्टम होना चाहिए और सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। जी, बातें तो सभी करते हैं, पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि G28 के माध्यम से जी हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? हम आपके G28 से तो हम बाद में माध्यम से करेंगे। हम लोगों ने जो रिसर्च किया है और जो हमारे पास एक्सपर्ट्स है, मैं आपको उनकी राय से अवगत करा रहा हूँ। जो लोग जहाँ भी चाहते हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो समाज सेवी हैं, एनजीओ एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं या इंडिविजुअल हैं, वो अगर हमारे अभियान में जुड़ना चाहते हैं तो हम उनको जोड़ने के लिए वेबसाइट, ईमेल आईडी, वेबसाइट तो अभी हमारा धीरे धीरे ड्रॉप अप होगा, लेकिन ईमेल आईडी हम दे रहे हैं और टेलीफोन नंबर भी हम देंगे अपना। और अभी भी कह रहे हैं कि 9971357867 पे 9971357867 ये हमारा डायरेक्ट सेल नंबर है। इस पे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी SMS कर सकता है और अपना पर्टिकुलर भेज सकता है
और मेरा ईमेल आईडी है nrireleition@gmail.com। फिर से मैं बता दूं, nrireleition@gmail.com। अगर आपके मन में कहीं से भी कुछ सुधार की गुंजाइश के कोई नए विचार हैं, आप हमें अपने विचारों से अवगत करिए। हम एजेंसीज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं है, हम लोग की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि एक बेहतर देश बनाने में जिस तरीके से फॉरेन टेक्नोलॉजी को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह अच्छे विचिंतक और विचारकों की टीम हमारी बनती जा रही है, हम चाहते हैं ग्रामीण स्तर तक ऐसे विचारकों की टीम बने, ऐसे चिंतक की टीम बने और सुधार की जो भी गुंजाइश है, जो भी पहल है, जहाँ गवर्नेंस में चेंजेस की जरूरत है, जहाँ पे सरकार में कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। आपको मैं एक चीज बता दूं, पॉलिसी लगभग सबकी सब बनी हुई है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है, छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, मंजूर अधिकारी, कर्मचारी जो जुड़े हुए, उनके अंदर भी थोड़ा सा, उनके हृदय को भी थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, उनके अंदर भी थोड़े बदलाव की जरूरत है। समाज में विकास की धारा जब तक हर व्यक्ति को नहीं पहुंचेगी, तब तक आप नक्सलवाद और जो जितनी भी चीजें हैं, उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, सबको जोड़ने के लिए, चूंकि हम अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं, पूरी दुनिया को इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सरकार को चाहिए कि जो आतंकवादी गतिविधियां जिन देशों से संचालित हो रही है, उनको भी एक पैकेज दे गवर्नमेंट। और यूएनओ से भी हम अपील करना चाहेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, कि वो इंटरकनेक्टिविटी इस मामले में एटलीस्ट शांति बनाने के लिए कम से कम, और नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए कम से कम एक टास्क फोर्स ऐसा यूएनओ को भी बनाना चाहिए और हमारे भारत सरकार को भी बनाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में भी, और सारी एजेंसीज को सिंगल विंडो सिस्टम में आना चाहिए, जहां पे एक व्यक्ति खड़ा हो, उसको सारी सुविधा वहीं पे मिल जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि एक काम के लिए आपको 100 चक्कर मारने पड़ते हैं, और गवर्नेंस में इतनी सुविधा होनी चाहिए, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कोई अच्छा काम करना चाहते, देश के किसी हिस्से से करना चाहते, आप काम करो, आप सिर्फ सूचना दो, आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। हम मकान बनाना चाहते, एक गाइडलाइन हो, हम उसमें फॉलो करें, नहीं करें तो उसमें फाइन भी फिक्स हो जाए और हमें सिर्फ सूचना देनी पड़े। इसी तरीके से जहां कहीं विकास की जो भी धारा है, उसको स्वतः निरंतर बहने दीजिए। आप लोगों से ये अपील है, मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, और सरकार के माध्यम से, अपने माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो छोटा यूनिट है ग्राम पंचायत का, चाहे वो पार्लियामेंट लेवल पे हो, ये होना चाहिए कि हम व्यक्ति को आत्मसात करें, करीब लाएं, और जो ऐसी व्यवस्था है जिसमें बदलाव की जरूरत है, उसके लिए पहल अभी से शुरू करें। मैं ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, और चिंतन की आवश्यकता। हर व्यक्ति अगर 5 मिनट सिर्फ सोचे कि हमारे आसपास के माहौल में क्या क्या कमी है, उसको कैसे विकसित कर सकते हैं, तो शायद सबके मन में विचार आए। और जब करोड़ों लोगों की विचारधारा एकत्रित होगी, हर सरकार आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी सरकार गवर्नेंस के पॉइंट पे नहीं चाहती कि वो फ्लॉप्स हो, और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी भारत सरकार से, राज्य सरकारों से, जिला प्रशासन से, प्रखंड के प्रशासन से, पूरे देश में नक्सलवाद बहुत छोटी समस्या है जिसको हमने बढ़ा रखा है। इसके लिए 24 घंटे काफी है। जरूरत है कि हम दिल से इन चीजों को स्वीकारें, जो हमसे पहले गलतियां हुई है, जो चूक हुई है जाने अनजाने में, उनको हम सुधार करके आगे चलें। तभी सारी समस्याओं में एक बड़ी समस्या है कि हमारे भाई बंधु जो बागी है, उनको हम गले से लगाएं और उनके साथ उनको मुख्य धारा से जोड़ें, और फिर उनको लेकर के हम आगे भविष्य में उनका सदुपयोग कर सके समाज में। इस परिचर्चा को हम आगे भी जारी रखें।